हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 18 सितंबर 2016 को जो पेपर हुआ था। ये सेकंड पेपर है, सोशल साइंस वाला पार्ट है ये। ठीक है, सोशल स्टडी वाला, यानी कि हिंदी में अगर हम बोलें तो ये है सामाजिक विज्ञान वाला। ठीक है, पार्ट। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, लोकतंत्र में चुनाव के संबंध में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। लोकतंत्र में चुनाव कैसे होते हैं उन पर हमें चर्चा करनी है। पहला है प्रतिनिधित्व। लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। देखिए, इन्होंने क्या बोला है कि हम जो भारत की जनता है, जो भारत के लोग हैं, वो लोकतंत्र में क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। ठीक है, अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि भारत की जो जनता है अपनी बात संसद तक पहुंचाने के लिए, अपनी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए वो क्या करते हैं, अपने इलाके का या जहां पर वो रह रहे हो उस स्थान का एक नेता चुन लेते हैं। ठीक है, चुनाव में एक नेता ही तो चुना जाता है ना। चुनाव के द्वारा एक नेता चुन लेते हैं, उस नेता को चुनेंगे और वो जो नेता होगा वो जनता की जो भी समस्याएं उनको संसद में लेके जाएगा। ठीक है, उन समस्याओं को संसद में लेके जाएगा और जो भी समस्या होंगी उनको सॉल्व करने की वो कोशिश करेगा। तो जो जनता है वो डायरेक्ट, कोई भी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति डायरेक्ट प्रधानमंत्री से नहीं कहेगा। ठीक है, ऐसे तो प्रधानमंत्री सुन ही नहीं पाएंगे, पूरे दिन इतनी सारी चीजें हो जाएंगी। तो उसमें क्या है कि जो जनता है वो अपने अपने यहाँ के क्षेत्र के विधायकों को अपनी अपनी समस्या बताएंगे और वो जो विधायक होगा वो आगे तक उनकी बात लेके जाएगा, सरकार तक लेके जाएगा और उनकी जो प्रॉब्लम जितनी भी होंगी, जैसे सड़क बनवाना है, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, जो भी समस्या है, स्कूल नहीं है या हॉस्पिटल नहीं है उस एरिया में, तो जो भी समस्या है वो क्या है, वो विधायक आगे जाके लेके जाएगा आगे और वहां से वो समस्या पूरी होंगी। ठीक है, संसद तक लेके जाएगा। तो प्रत्यक्ष तो हो गया चुनाव। चुनाव कैसा हो गया, प्रत्यक्ष। और हमने क्या है, प्रत्यक्ष यानी कि हमने खुद ने एक नेता को चुना है। जहां तक नेता चुना जा रहा है वहां तक प्रत्यक्ष बात है, लेकिन हमारी बात जो संसद तक जा रही है वो क्या होगी, अप्रत्यक्ष होगी। यानी कि उस बात को हम ना कह के हमने जो नेता चुना है वो कह रहा है। ठीक है, तो इस चीज को समझिए, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में क्या अंतर है। प्रत्यक्ष माने कोई चीज हम सामने वाले को कह रहे हैं और उसने वो काम हमारे लिए कर दिया, लेकिन अप्रत्यक्ष होता है कि हम एक बीच वाली पार्टी को बोल रहे हैं, यानी कि एक किसी व्यक्ति को बोल रहे हैं और वो व्यक्ति जाके जिससे काम कराना किसी तीसरे व्यक्ति को बोलेगा। ठीक है, उस तरह की बात होती है। जैसे आपको कोई भी कहीं घूमने जाना है तो आप क्या करेंगे, अपने छोटे बहन भाइयों से बोल देंगे कि भाई आप मम्मी पापा को ऐसे मना लो, हमें वहां ट्रिप पे जाना है घूमने के लिए। तो वो छोटा बच्चा जो आपका बहन भाई है वो उस बात को किसको बोलेगा, मम्मी और पापा को बोलेगा और मम्मी पापा मान जाएंगे। तो वही काम नेता करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बी, सरकारें नियमित चुनाव द्वारा बदली जा सकती हैं। तो ये भी बात सही है कि सरकारें क्या है, नियमित चुनाव द्वारा बदली जा सकती हैं। जब चुनाव होएगा तो सरकार चेंज होती है कई बार। ठीक है, कई बार नहीं भी होती है, तो वो उसके जो नेता होता है उसके कार्य के ऊपर बात होती है कि उसने जनता की कितनी मांगों को पूरा किया है। अगर वो ठीक से काम कर रहा है तो अगली बार भी वही आ सकता है। 32, निम्नलिखित में से कौन सा युग मुगल चार बाग का एक स्थल नहीं है। देखो, जो मुगल थे तो चार बाग की जो पद्धति थी ये लगभग मुगल काल में ही शुरू हुई थी, उससे पहले नहीं थी। तो उसमें क्या है कि कोई भी महल बनाने से पहले, ठीक है, मान लीजिए ये महल है, ठीक है, ये वाला जो महल है, ठीक है, मान लीजिए ये हो गया महल। ठीक है, ये महल है, मुझे बनाना नहीं आ रहा ठीक से, आप इसको महल मान लो। और उसके एक इधर आ जाएगा बाग, सॉरी इस पेन को क्या हो गया, हाँ देखिए, एक बाग इधर आ जाएगा और एक बाग इधर आ जाएगा। ठीक है, और दो बाग क्या होंगे, इसके पीछे आ जाएंगे। तो जो ताजमहल बना हुआ वो इसी की तर्ज पे बना हुआ है। लाल किले में भी क्या है, इसी तरह की आपको
मिलेगा। ठीक है, तो मुगल काल में ज्यादातर जो किले बने हैं वो इसी की तर्ज पर बने हैं कि चार बाग पद्धति पे बने हैं। मुगल काल में जितने भी बने हैं महल, वो क्या चार बाग पद्धति के तहत बने हैं, मतलब सॉरी के अकॉर्डिंग बने हैं, यानी कि बीच में महल और चारों तरफ क्या है, गार्डन। ठीक है, तो इसको बोला गया है चार बाग, यानी कि चार बागों की संख्या, एक तरह से गार्डन मान लीजिए। तो देखिए इनमें से कौन सी है जिसमें चार बाग नहीं है। ठीक है, पहला है हुमायूं का मकबरा, इसमें है कुवत उल इस्लाम मस्जिद, तो इसमें नहीं है ना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा। और देखो शालीमार बाग इसमें है, और लाल महल बारी इसमें भी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 33। भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपने सुना होगा कि गांव में क्या है, प्रधान होता है। गांव में प्रधान होता है ना, तो गांव की जो भी समस्या होंगी, सड़क बनेगी या पानी की व्यवस्था है या कोई भी समस्या है, तो उसका काम कौन करता है, वो करता है प्रधान। ठीक है, गांव का प्रधान। तो पंचायती राज पूरा की पूरा गांव पर डिपेंड है। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम कहाँ चलता है, पूरा की पूरा गांव में चलता है ना। पंचायती राज का मतलब तुरंत आप गांव से लिंक कर लेना इस बात को। तो पंचायती राज के संबंध में कौन कौन सी बातें हैं, पता नहीं क्या हो रहा है बार बार मेरे से। पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखते हैं पहला, जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का द्वितीय स्तर है, तो ये वाला गलत है। पंचायती राज प्रणाली के कितने चरण है, 3 चरण है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। पहला हो गया ग्राम सभा, ठीक है, पहला कौन सा होगा, ग्राम सभा। दूसरा हो गया ग्राम मंडल, ठीक है, और तीसरा हो जाता है जिला परिषद। तो ये कौन सा है, तीसरा है, लेकिन इन्होंने कौन सा बोल दिया है, ये दूसरा बोल दिया है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है, तो जो सचिव होता है उसका चुनाव नहीं होता है। सचिव कौन होता है, सचिव सरकार चुनती है। ठीक है, ये पूरी जिंदगी की इसकी जॉब होती है सचिव की, ये सरकारी नौकरी होती है एक तरह से। आप ये मान लीजिए कि जो सचिव होता है वो सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति होता है। ठीक है, तो इसकी देखरेख में, सचिव की देखरेख में काम होता है कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गांवों में की विकास के लिए लगाया गया है। तो ये सारा काम कौन देखता है, सचिव देखता है। ठीक है, एक देखरेख करने के लिए एक सरकार का आदमी भी तो होना चाहिए कि जो पैसा वो सरकार भेज रही है वो लग रहा है या नहीं। ग्राम पंचायत की अवधि 4 वर्ष होती है, ये गलत है। फोर्थ है संवैधानिक दिशा निर्देश के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। ये बिल्कुल सही है कि ये जो संवैधानिक मतलब होता है कि ये जो ग्राम पंचायत से रिलेटेड जितने भी रूल है वो क्या है, संविधान में लिखे गए हैं। ठीक है, संवैधानिक का मतलब होता है कि ये सारी चीजें किस में मेंशन है, संविधान में मेंशन है। नेक्स्ट देखते हैं 34। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविताएं और विचारों को पंचवाणी और बीजक में संरक्षित किया गया है। देखो पंचवाणी और बीजक, बीजक का तो मोस्टली लोगों को पता ही होगा कि बीजक किसकी रचना है ना। बीजक किसका संग्रह है, तो ये है कबीरदास का। इसमें कोई डिस्कशन वाली चीज है ही नहीं, ये तो रटने वाली चीज है। और ये 6th क्लास एनसीईआरटी का शायद लास्ट चैप्टर है। ठीक है, शायद मुझे लग रहा है लास्ट है या सेकंड लास्ट चैप्टर में से कोई एक 6th क्लास की हिस्ट्री का है। आइए 35 देखते हैं। गढ़कटंगा के गौंड राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, गढ़कटंगा के गौड़ राज्य। अब देखिए ये हिस्ट्री का कोई चैप्टर है, उसमें ये पूछा गया है कि कौन सी बात इस गांव के संबंध में सही है। पहला है, यह एक समृद्ध राज्य था, इसने जंगली हाथियों को पकड़कर और उनको दूसरे राज्यों में निर्यात मतलब होता है
बेचना। ठीक है, हमारे देश की कोई भी चीज अगर विदेश में बेची जाती है तो उसको हम निर्यात बोलते हैं, है ना। जैसे हमारे यहाँ की सब्जी है, फल है, क्या पैक हो के अमेरिका, यूरोप के कुछ देशों में बेची जा रही है तो उसको हम निर्यात बोलेंगे। अगर हम वहां से खरीद रहे हैं तो उसको हम आयात बोलेंगे। इनको बोलते हैं एक्सपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट माने निर्यात करना, बाहर बिकना, और इनपुट माने अपने देश में उनको लेके आना, मतलब हमारा देश उन चीजों को खरीद रहा है तो उनको इनपुट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, यह कमजोर बुंदेलों और मराठों के खिलाफ अधिक शक्तिशाली बना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1565 में मुगल सेना ने गढ़कटंगा पर हमला किया और उन्हें रानी दुर्गावती द्वारा हार का मुंह देखना पड़ा। चौथा है, यह राज्य केवल नगरों से ही बना था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, कि ये जो राज्य था यह राज्य समृद्ध राज्य था और इसने क्या है, जंगली हाथियों को पकड़कर और उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करके क्या है, धन कमाया था। नेक्स्ट देखते हैं, पहले हाथियों का प्रयोग क्या है, सेना में भी किया जाता था, है ना। 36, एलोरा की गुफा 15 का भीत चित्र का मतलब है जो दीवार पर चित्र बनाए गए हैं। भीत, गांव के बच्चे तो समझ रहे होंगे, गांव वाला शब्द है भीत, है ना। भीत होता है गांव वाला शब्द। आप दीवार समझ सकते हैं, इसको वॉल समझ सकते हैं। तो ये क्या है, दीवार चित्र। इसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। किस काल की कृति है ये? जो भी चित्र है वो किस काल की कृति है? देखो, एलोरा की जितनी भी गुफाएं हैं वो किससे रिलेटेड है, वो है राष्ट्रकूटों से रिलेटेड, है ना। और ये जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में है और इनका जो निर्माण किया गया है वो राष्ट्रकूटों ने किया है। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शन है वो गलत टाइप हो गए हैं और आप इसको मान लीजिए ये राष्ट्रकूट काल की है। ठीक है, एलोरा की गुफा 15। नेक्स्ट देखते हैं, ये सारे ऑप्शन आपके गलत हैं, इसका आंसर होगा राष्ट्रकूट। नेक्स्ट देखते हैं 37, निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय प्रणाली की सही विशेषता कौन सी है? देखो, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, पहले मैं आपको मोटी मोटा बता देती हूँ कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है। देखो, ये एक इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, हिस्ट्री या ज्योग्राफी का नहीं है, लेकिन इन्होंने दे रखा है तो कोई बात नहीं, मैं समझा देती हूँ आपको। वस्तु विनिमय प्रणाली होती है कि आपके पास क्या है, चावल है और किसी दूसरे व्यक्ति के पास गेहूं है। ठीक है, या मान लीजिए किसी दूसरे व्यक्ति के पास दाल है, आपके पास चावल है, दूसरे व्यक्ति के पास दाल है। आप दोनों के ही पास पैसे नहीं है, लेकिन उसको दाल की जरूरत है और उसको चावल की जरूरत है। दाल चावल ही तो मिला के खाओगे ना, ऐसे सूखे चावल नहीं खा सकते। वो दूसरा व्यक्ति वो सूखे दाल नहीं, मतलब खाली दाल नहीं खा सकता, तो आप मिला के खाओगे। तो आपके पास पैसे है नहीं, तो आप क्या है, एक्सचेंज कर लेंगे। वस्तु विनिमय क्या है, वस्तु का विनिमय, विनिमय मतलब अदला बदली। ठीक है, वस्तु का विनिमय यानी कि वस्तु की अदला बदली। तो आप क्या करोगे, उससे कहोगे भाई तू हमें इतने चावल, 1 कटोरी चावल ले ले और 1 कटोरी हमें दाल दे दे। तो वो कहेगा ठीक है, मुझे चावल की जरूरत है तो मैं दाल की जरूरत है, तो चेंज कर लेते हैं। तो वो क्या आपस में अदला बदली कर लेंगे। तो वस्तु विनिमय प्रणाली यही होती है ना। पहले क्या था, मतलब बहुत पुरानी बात मैं आपको बताऊं, पाषाण युग की मैं बात बताऊं, तब ये वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, क्योंकि उस टाइम पे क्या है, पैसे का विकास नहीं हुआ था। ठीक है, पैसे नहीं होते थे, काम के बदले जो मजदूरों को या किसी भी व्यक्ति को जो तनख्वाह दी जाती थी उसमें क्या है, सामान दे दिया जाता था। जैसे अनाज दे दिया, कुछ भी चीज उसको उठा के दे दी, तो उनको क्या है, पैसे नहीं दिए जाते थे, क्योंकि पैसे का चलन था ही नहीं। तो लोग क्या है, ऐसे ही अपनी चीजों की अदला बदली कर लेते हैं। मान ली किसी ने अपने खेत में मसाले उगा लिए, किसी दूसरे ने आलू उगा लिए, तो वो क्या है, अपने चेंज कर लेते थे आपस में एक दूसरे से चीजों को और ऐसे काम चलाते थे। अब देखिए इसके बारे में कौन सी विशेषता सही है। पहला है, यह वस्तुओं के लेन देन को आसान बनाती है।
दूसरा है यह यह वह व्यापार है जिसमें वस्तुओं की अदला बदली में धन का प्रयोग किया जाता है। ये वस्तु विनिमय की प्रणाली तब चलती थी, तब हमारे पास क्या है, पैसा नहीं होता था। ठीक है, ये पाषाण काल के और नव पाषाण काल के लगभग की चीजें हैं। ठीक है, तब चलती थी ये चीजें जब हमारे पास पैसा नहीं था। तीसरा है यह खर्चीली और समय साध्य प्रक्रिया है। चौथा है यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है। देखो ये बिल्कुल सही बात है, ये क्या है, धन के बिना यानी कि पैसे के बिना क्या है, अदला बदली का व्यापार है। नेक्स्ट देखते हैं 38, निम्नलिखित स्थल आकृतियों में से किसमें छत्रक शैल पाए जाते हैं। देखो छत्रक शैल जो होते हैं वो एक मशरूम के आकार के होते हैं। ठीक है, मैं बना के दिखाती हूँ आपको। छत्रक शैल ऐसे होते हैं और ये 7th क्लास एनसीईआरटी से लिया गया है छत्रक शैल वाला। और ये जो छत्रक शैल होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये कहाँ पाए जाते हैं। आई होप कि आपने टाइप कर दिया होगा अब तक, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये रेगिस्तान में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, रेगिस्तान में। तो जो वहां पर क्या है, बहुत तेजी से हवा चलती है रेगिस्तान में। रेगिस्तान में क्या, बहुत तेजी से हवा चलती है और जो वहां की जो मिट्टी होती है, मिट्टी तो होती नहीं, वो बालू ही होती है। रेगिस्तान में मिट्टी थोड़ी होती है, बालू होती है। तो उस बालू की बहुत सारी आकृतियां बनती हैं, उनमें से ही एक आकृति है छत्रक शैल। ठीक है, उनमें से एक आकृति है छत्रक शैल। तो जो छत्रक शैल होते हैं वो लगभग मशरूम के जैसे होते हैं। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कैसे होते हैं, मशरूम के जैसे होते हैं। इनकी आकृति मशरूम के जैसी होती है, ऐसी होती है इनकी आकृति। ठीक है, एक मिनट, आपको दिख भी नहीं रहा, इस तरह की। ठीक है, आपको दिख गया ना, इस तरह की मशरूम के जैसे ऐसी। आइए देखते हैं नेक्स्ट। एक सेकंड, मैं जरा स्टार्ट कर लूं जी। आइए नेक्स्ट देखते हैं 39, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। तो ये भी 8th क्लास की हिस्ट्री से आया है क्वेश्चन। पहला है मुर्शिद कुली खां, दूसरा है नादिर शाह, तीसरा है निजाम उल मुल्क आसफ जहां, तीसरा है अली वर्दी खां। तो इसका जो सही आंसर है 39 का, इसका हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं 40, निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो वायुमंडल की परतें हैं ये और उनकी विशेषताएं। ठीक है, आइए हम मिलान करते चलेंगे साथ के साथ। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल क्या है, वायुमंडल की सबसे, देखो ये भी 7th क्लास एनसीईआरटी से आया है, 7th क्लास की ज्योग्राफी से आया है। ठीक है, और ये सारी चीजें मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई है। थ्योरी का जो मैंने पोर्शन है वो बहुत अच्छे ढंग से आपको समझाया है। अगर आपने मेरी सारी वीडियो देखी है, ठीक है, ज्योग्राफी की, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, चाहे वो पेडागोजी में आए या फिर आपकी ज्योग्राफी में आए। ठीक है, अभी हिस्ट्री मैंने स्टार्ट नहीं की है, लेकिन ज्योग्राफी में से कुछ भी आपसे पूछा जाएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी हैं तो। ठीक है, मैंने 6th क्लास एनसीईआरटी भी करा दी है, 7th क्लास एनसीईआरटी भी करा दी है और 8th क्लास एनसीईआरटी भी मैंने लगभग अब मैं मिड में आ गई हूँ, मतलब 3 चैप्टर तक हो गए, 2 चैप्टर और रह गए। ठीक है, तो आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है 6 to 8 एनसीईआरटी अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी सिलेबस, यानी कि जो सिलेबस 2022 में चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं बना रही हूँ वीडियोस। तो आप प्लीज जाके देख सकते हैं, आपको बहुत हेल्प करेंगी। और देखो एक चैप्टर पढ़ाने के बाद मैं क्या करती हूँ, उसके क्वेश्चन आंसर भी कराती हूँ, तो आप उनको भी जाकर देख सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। पहले आप उसकी थ्योरी देखिए किसी भी चैप्टर की, देन उसके क्वेश्चन आंसर देखिए और फिर आप इन पेपरों को लगाएंगे तो आप बहुत ही जल्दी इनको सॉल्व कर पाएंगे और आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये बहुत ईजी है। क्षोभमंडल, जो क्षोभमंडल क्या होता है, वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है और
इसमें लगभग लगभग सभी मौसमी घटनाएं होती हैं, तो इसका हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, ये सबसे निचली परत होती है और इसमें आंधी तूफान बारिश ओलावृष्टि जितनी भी प्रकार की जो मौसमी घटनाएं हैं वो केवल और केवल क्षोभ मंडल में होती हैं, उससे ऊपर वाली परतों में वो नहीं होती हैं। समताप मंडल, समताप मंडल में क्या होता है, देखो समताप मंडल में होती है ओजोन की परत। ठीक है, और जो समताप मंडल है उसमें ही क्या है, प्लेन उड़ाए जाते हैं। अब देखिए मध्य मंडल, मध्य मंडल जो है वो तीसरी परत है वायुमंडल की, और ये हो जाएगा, इसमें क्या है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड पर इस परत में आके क्या है, जल जाते हैं। आकाश से जो उल्कापिंड आते हैं, यानी कि जैसे सारे ग्रह घूमते रहते हैं तो उन ग्रहों में से कुछ पार्ट टूट के अलग हो जाता है, तो वो पार्ट क्या है, हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है। तो ये मध्य मंडल जो होता है इसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा होता है और उन टुकड़ों को वो क्या है, जला देता है। कई बार नहीं जला पाता है तो वो पृथ्वी पर गिर जाते हैं। ठीक है, और फोर्थ है बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल में क्या है, आयन मंडल, आयन मंडल इस परत का एक भाग है। आयन मंडल क्या है, ये जो आप टीवी, ये आप मिलान कर लेना। ठीक है, ये आप मिलान कर लेना, इसमें टाइम लगेगी और मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, इसका हो जाएगा सेकंड। तो ये जो आयन मंडल है इसमें क्या है, ये जो प्रसारण होता है ना टीवी का, इसका ये जो नेट वगैरह जो चलते हैं, तो ये इसी की वजह से चलते हैं, आयन मंडल की वजह से। यानी कि पृथ्वी पर कोई भी सूचना आयन मंडल तक जाएगी और फिर वो वापस से आएगी। ठीक है, अगर हम कॉल भी कर रहे हैं तो पहले वो जो कॉल की रेज है वो कहाँ तक जाएंगी, आयन मंडल तक जाएंगी, और फिर हमने जिसको कॉल मिलाई है उस तक पहुंचेंगी। तो ये होता है। 41, भारत में चिकित्सा पर्यटकों के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। चिकित्सा पर्यटकों, ठीक है, चिकित्सा पर्यटक के बारे में बात हो रही है। पहला है, वे विदेशी पर्यटक जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। तो देखिए जैसे श्रीलंका है, भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, यहाँ के जितने भी लोग हैं वो हमारे देश में आके अपना इलाज कराते हैं। ठीक है, हमारे पड़ोसी राज्यों के जो नागरिक हैं वो हमारे यहाँ अच्छे हॉस्पिटल सुविधाएं हैं। अब हमारा भारत काफी अच्छा विकसित हो गया है इन लोगों के मुकाबले, इन देशों के मुकाबले, तो हमारे भारत देश में आके ये अपनी ट्रीटमेंट कराते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वे भारत के भीतर के ही प्रवासी हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं जहां उन्हें अपने राज्य की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। देखो चिकित्सा पर्यटक का जो संबंध है वो किससे है, विदेशी पर्यटकों से है। ठीक है, अपने ही देश में किसी भी राज्य में आप इलाज कराएंगे तो वो पर्यटन के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, पर्यटन क्या होगा, अपने देश को छोड़ के हम जब दूसरे देश में जाएंगे तब वो पर्यटन माना जाएगा। तो देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 41 का, वो हो जाएगा पहला कि ए सही है और बी गलत है। बी क्यों गलत है, क्योंकि जो पर्यटन है वो अपने देश में नहीं माना जाएगा, वो किसी दूसरे देश में जाएंगे तभी तो माना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 42, रमाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थी, इनको कभी स्कूल नहीं गई फिर भी इन्हें पंडिता की उपाधि दी गई, क्योंकि देखो वो स्कूल नहीं गई। अब पंडिता का मतलब आप लगा सकते हैं कि मतलब पढ़ी लिखी है वो, है ना, किसी पढ़े लिखे आदमी को ही तो बोलेंगे कि अरे भाई बड़ा पंडित बन रहा है, ऐसे बोलते हैं ना आम बोलचाल में कि भाई बहुत बड़ा पंडित बन रहा है तू तो, यानी कि पंडित से मतलब होता है पढ़े लिखे। पहले क्या है, जो पंडित होते थे मतलब पंडित एक प्रकार की जाति है, तो उस जाति के जितने भी लोग होते थे वो सारे शिक्षा ग्रहण करते थे।
ठीक है, बाकी जातियों के मुकाबले पंडित जो थे वो ज्यादा पढ़े लिखे थे। तो रमाबाई को क्या है, पंडिता बोला गया है, क्योंकि इनको काफी अच्छी नॉलेज थी पढ़ाई लिखाई, इन्होंने काफी अच्छी नॉलेज थी पढ़ाई लिखाई के बारे में, जबकि ये एक भी दिन स्कूल नहीं गई थी। अब देखो इन्होंने पढ़ना लिखना कहाँ से सीखा। ये 8th क्लास एनसीईआरटी से आया है, हिस्ट्री से। और इस चैप्टर में सारी महिलाओं के कैरेक्टर बताए गए हैं, कई सारी महिलाएं, ठीक है, 3-4 महिलाएं हैं, उनके कैरेक्टर बताए गए। और बताया गया कि उस जमाने में भी इन पढ़ने लिखने की सुविधाएं नहीं थी, औरतों को पढ़ाया नहीं जाता था, उसके बाद भी इन्होंने अपने घर रहकर ही अपनी शिक्षा प्राप्त करी। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में यही सारी चीजें बताई गई हैं। इन्होंने अपने माता पिता से, देखो एक लाइन तो इस चैप्टर में ऐसी भी है, मैं आपको बता दूं कि मतलब वो मेरे घर से रिलेटेड है, कि उसमें लिखा गया है कि अगर महिलाएं ज्यादा पढ़ लिखेंगी, मतलब पुराने लोगों की ये सोच थी कि अगर महिलाएं ज्यादा पढ़ लिख जाएंगी तो वो क्या है, घर का कामकाज छोड़ देंगी, घर पे ध्यान देना छोड़ देंगी। ठीक है, तो उनको क्या है, कई लोग क्या पढ़ी लिखी महिलाओं को गलत समझते थे। तो मेरी अम्मा बता रही थी, मेरी अम्मा बता रही, मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं पढ़ी थी, क्या कारण थे कि आप स्कूल नहीं गई, क्यों नहीं पढ़ पाई। तो वो बता रही थी कि हम इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि हमारे आसपास के जितने भी लोग थे वो ये सोचते थे कि अगर ये पढ़ लिख जाएंगी तो ये अपनी चलाएंगी, अपने हिसाब से काम करेंगी, अपनी मर्जी से शादी करेंगी, इनको स्कूल में कोई लड़का मिल जाएगा तो ये उसके साथ विवाह कर लेंगी। मतलब इस तरह की उन्होंने क्या है, गलत नेगेटिविटी, गलत मेंटेलिटी बना रखी थी, गलत उन्होंने ये सोच बना रखी थी कि अगर महिलाएं बाहर जाके पढ़ेंगी, अगर बच्चियां बाहर जाके पढ़ेंगी तो वो बिगड़ जाएंगी। ठीक है, इसलिए उन बच्चियों को पढ़ने लिखने से रोका जाता था। ठीक है, वो गलत धारणा है। देखो मैं सभी लड़कियों से ये बात कहना चाहती हूँ कि आपके मम्मी पापा आपकी पढ़ाई के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, समाज से भी लड़ रहे हैं और पैसे भी कमा के आपकी एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं। जिंदगी में आपके साथ कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, कभी भी अपने मम्मी पापा को धोखा मत देना। वो जो भरोसा करते हैं ना समाज में, वो खुलेआम ऐसे बोलते हैं ना कि मेरी बेटी कुछ बन के दिखाएगी, वो चीज, वो जो भरोसा है ना, वो आप उनका कभी मत तोड़ना, कभी भी उनके खिलाफ जाकर कोई भी काम मत करना। आपके मम्मी पापा, आप विश्वास मानिए, भगवान के समान है और वो आपके बारे में कभी भी गलत नहीं सोच सकते हैं। ठीक है ना, वो आपका कभी भी बुरा नहीं कर सकते हैं। ये बात लड़कों पे भी लागू होती है कि आप जितना भी हो सके अपने मम्मी पापा के अनुसार चलिए, वो आपको कभी भी गलत चीजों के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे, गलत चीजों में नहीं जाने देंगे। ठीक है, इसीलिए माता पिता को भगवान का रूप दिया गया है, क्योंकि भगवान कभी नहीं चाहते कि हम गलत रास्ते पर चलें। इसलिए अपने मम्मी पापा का भरोसा कभी मत तोड़ना। और रही बात शादी की, तो जब आप पढ़ लिख के कुछ कामयाब बन जाओगे तब वो खुद अपने आप से ही शादी कर देंगे, तो आपको अपना टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है इधर उधर। ठीक है, मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को मेरी बात बहुत ज्यादा गलत लगी होगी, तो लेकिन मैं बात सही कह रही हूँ, कड़वी है लेकिन सही है बात। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं। पहला, उन्होंने अपने माता पिता से पढ़ना लिखना सीखा, इसलिए उन्हें पंडिता कहा गया। दूसरा है, उनके मिशन ने विधवाओं और गरीब महिलाओं को न केवल पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित किया, अपितु व्यवसाय कुशलताओं की सहायता से स्वावलंबी होने की भी शिक्षा दी। देखो ये बात सही है, सेकंड वाली बात जो है वो सही है एकदम, कि उन्होंने क्या है, जो लोग विधवा हो जाते हैं, जो मतलब जिनके पति खत्म हो जाते हैं, उनकी बहुत ही बेकदरी होती थी, दुर्दशा होती थी जो पुराना टाइम था। लेकिन ये जो रमाबाई थी, इन्होंने क्या है, एक विधवा आश्रम खोला और उसमें महिलाओं को पढ़ना लिखना सिखाया, गरीब महिलाओं को और विधवा महिलाओं को पढ़ना लिखना सिखाया, और उनको सिखाया कि आप भी कुछ व्यवसाय करके पैसे कमा सकती हो। ठीक है, आप अपने पैरों पे खड़े होइए ताकि किसी के ऊपर आप बोझ ना बनो, है ना। तो ये चीज आज भी मैं कहूंगी कि लड़कियों को क्या है, पैरों पे खड़ा होना चाहिए और उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि जिससे हमारी शादी होगी वो कमा के देगा हमें। ठीक है, फ्री में कोई कमा के नहीं देता है। आप ये मेंटेलिटी अपने अंदर से निकाल लीजिए। आप ये सोचिए कि हमें कम से कम इतना कमाना है कि हम अपना खर्चा चला सकें। तो देखिए ये वाली जो बात है ये सही तो है, लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा है पंडिता की उपाधि क्यों दी गई, उससे रिलेट नहीं कर रहा है। ये बात एकदम सही है, सेकंड वाली जो बात है वो एकदम सही है, लेकिन क्या है, वो जो क्वेश्चन में बात पूछी गई है कि उनको पंडिता की उपाधि क्यों दी गई,
क्योंकि जबकि वो स्कूल नहीं गई थी, इस बात से रिलेट नहीं कर रहा है। अब देखिए तीसरा ऑप्शन, वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस टाइम पे, जो पुराना टाइम था, क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 42 का, वो तीसरा ही सही हो जाएगा कि वो क्या है, पढ़ना लिखना जानती थी और उन्होंने अपनी शिक्षा जो थी वो घर रहकर ही प्राप्त की थी। नेक्स्ट देखते हैं 43, 1856 ईस्वी में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने यह निर्णय किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा? तो ये जो थे गवर्नर जनरल, ये थे डलहौजी। ठीक है, डलहौजी का भारत आने का पर्पस यही था कि कैसे भी करके भारतीयों से राज छीना जाए। ठीक है, उन्होंने बहुत बहुत गलत तरीके अपनाए और भारतीयों से राज छीना। झांसी के ऊपर जो लड़ाई थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो लड़ी थी, उसका मेन कारण ये था कि इन्होंने क्या किया था कि कोई भी राजा जिसके संतान पैदा नहीं हुई है वो गोद नहीं ले सकता, गोद लिए हुए बच्चे को वो राजा नहीं बना सकता। मतलब गोद लिए हुए बच्चे को वो उनकी संतान नहीं मानते थे। ठीक है, तो ये उन्होंने मतलब अलग अलग तरीके का एक छल कपट टाइप का उन्होंने बना रखा था कि तुम्हारे साथ ये दिक्कत हो जाएगी तो हम तुम्हारा राज छीन लेंगे। ठीक है, तो उन्होंने अपने हिसाब से अपने आप ही डिसाइड कर लिया कि ये जो बादशाह थे ये अंतिम बादशाह होंगे, बहादुर शाह जफर ये अंतिम राजा होंगे और इनके बाद इनके किसी भी बेटा को या पोते को हम क्या है राजकाज नहीं देंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो रिपीटेड है, मैंने पीछे कभी पढ़ाया है, मुझे याद नहीं आ रहा कब पढ़ाया है, कौन से मॉडल पेपर में पढ़ाया है, लेकिन पढ़ाया है। 44, औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? औपनिवेशिक शिक्षा, औपनिवेशिक काल कौन सा माना जाता है? जिस समय में जो अंग्रेज थे वो हम पर शासन कर रहे थे। औपनिवेश का मतलब होता है किसी दूसरे देश के लोग हम पर शासन कर रहे हैं, उसको हम औपनिवेश बोलेंगे। ठीक है, तो औपनिवेशिक शिक्षा का मतलब हो गया कि अंग्रेजों की शिक्षा। ठीक है, जो अंग्रेज हमें शिक्षा देना चाह रहे थे उस शिक्षा की बात हो रही है। देखते हैं ऑप्शन नंबर पहला, औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया। देखो ये बात बिल्कुल सही है। भारतीय लोग क्या समझने लगे कि जिनको इंग्लिश आती है वो पढ़े लिखे हैं, जिनको हिंदी आती है वो पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, आज भी लोगों की ये मेंटेलिटी होती है कि जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो कुछ भी पढ़े हुए नहीं है, वो ऐसे ही है। ठीक है, उनको जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम के बच्चों को क्या है पिछड़ा हुआ समझते हैं, लेकिन गलत बात है। एक लैंग्वेज डिसाइड नहीं करती कि बच्चे के अंदर कितना माइंड है या बच्चे के अंदर कितनी जानकारी है, उसको कितनी समझ है। ठीक है, अब कोई इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है वो अपने आप को ज्यादा पढ़ा लिखा मानता है, लोग भी मानते हैं अरे ये इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ है, ये अच्छा है, ये इंटेलिजेंट है। लेकिन कोई हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है तो उसको इंटेलिजेंट नहीं माना जाएगा, कोई पहाड़ी भाषा से पढ़ा हुआ है उसको नहीं माना जाता। तो ये क्या है, एक हीनता की भावना पैदा हो गई। किसकी वजह से? औपनिवेशिक शिक्षा की वजह से, कि जो अपनी भाषा में सीख रहे थे बच्चे, जो संस्कृत में सीख रहे थे, जो हिंदी में सीख रहे थे, जो मराठी में सीख रहे थे, जो पंजाबी में, हरियाणवी में, किसी भी लैंग्वेज में जो कुछ भी सीख रहे थे, उनके प्रति क्या है एक हीन भावना आ गई कि हमें कम पता है कंपेयर उनके जो इंग्लिश जानते हैं। ठीक है, दूसरा है अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा ने भारतीयों को अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया। जो भारतीयों को जो शिक्षा दी जा रही थी उसने क्या चीज की कि भारतीयों को अपने ही समाज से परिवेश से क्या काट दिया। आज भी आप देखेंगे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो जो इंडियन कल्चर है उसको बहुत कम फॉलो करते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ज्यादा फॉलो करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें पूछा है कौन सा कथन गलत है। तो देखो ये वाली चीज तो सही है, ये वाली चीज भी सही है ना, कि
मैकाले जो थे वो ये चाहते थे कि जो भारतीयों को ऐसी शिक्षा दी जाए जो हमारे काम आए, यानी कि हमारी नीचे नौकरी करें, ऐसी शिक्षा देनी है। भारतीयों के दिमाग से ये चीज मिटा देनी है कि उनकी संस्कृति, उनका कल्चर, उनका सब कुछ, ठीक है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो अब थोड़ा थोड़ा सा इन्होंने अपने कल्चर को जोड़ दिया है। अगर पुरानी किताबों को पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, भारतीय कल्चर को, भारतीय संस्कृति को नेगेटिव दिखाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, पश्चिमी शिक्षा में जीवन के अनुभव और व्यवहार ज्ञान की अपेक्षा पाठ्य पुस्तक पर अधिक बल दिया गया। तो ये भी बात सही है कि उन्होंने क्या है, व्यवहारिक शिक्षा नहीं दी जो काम आती, जीवन के अनुभव जो काम आते, व्यवहारिक चीज नहीं सिखाई। उन्होंने क्या है, केवल पाठ्य पुस्तक, यानी उन्हें क्या चाहिए था, उन्हें चाहिए थे एक तरह के नौकर जो उनकी लैंग्वेज में बात कर सके। उन्हें कैसे व्यक्ति चाहिए थे, पढ़े लिखे, जो केवल इंग्लिश जानते हो और जो उनकी भाषा लैंग्वेज को समझ सके और उनके काम कर सके, उन्हें ऐसे व्यक्ति चाहिए थे। तो वो हमारा क्या है, जो हमारी विकास है वो नहीं कर रहे थे, वो केवल अपने बारे में सोच रहे थे। अब फोर्थ है, फोर्थ ही सही होगा। देखो ये सारी बात सही है, लेकिन इन्होंने क्या गलत पूछा है, तो गलत कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। पढ़ लेते हैं। अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया करते थे। मौखिक माने सुन लेना बस, लेकिन ये चीज गलत है, वो लिखित पर ज्यादा ध्यान देते थे। नेक्स्ट देखते हैं, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, एडजस्ट कीजिए। देखो चीजों को समझाने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर जितने भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि मैम ज्यादा टाइम ले रही है समझाने में, टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप शॉर्ट में बता दीजिए। मतलब आप क्वेश्चन पढ़ दीजिए और ऑप्शन पढ़ दीजिए, बस बात खत्म। आप ज्यादा समझाने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइए। अगर इस तरह की कमेंट आएंगी कि आपको मेरा जो एक्सप्लेन करना है वो अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं आगे वाली जितनी भी वीडियो है उनमें आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। अगर आपको ठीक लग रहा है ये एक्सप्लेन वाला जो चीज है, तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं आपको इस तरह से और एक्सप्लेन कर करके चीजों को बताती रहूंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के तत्कालीन बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, देखो 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसकी बात चल रही है। अब देखते हैं पहला, ब्रिटिश संसद ने 1857 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए। देखो 1857 से पहले जो राज कर रहा था हमारे ऊपर, वो कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की एक कंपनी है जो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। बाद में उसने अपना साम्राज्य बड़ा कर लिया और हम पर शासन करना शुरू कर दिया। लेकिन 1857 में जो विद्रोह हुआ उसके बाद क्या है, वहां की जो महारानी थी, ठीक है, महारानी विक्टोरिया जो थी, उन्होंने क्या है, वो शासन अपने हाथ में ले लिया और उन्होंने कहा कि अब जो शासन चलेगा वो कौन चलाएगा, वो ब्रिटेन की महारानी चलाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं चलाएगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश की कंपनी थी, यानी कि इंग्लैंड की एक कंपनी थी जो भारत पर शासन कर रही थी। लेकिन 1857 के बाद ब्रिटिश क्राउन जो महारानी क्राउन पहनती हैं, मतलब मुकुट जो पहनती हैं, तो उनका शासन स्टार्ट हो गया था। ब्रिटिश क्राउन का जो शासन था वो स्टार्ट हो गया था 1857 के बाद। तो 1857 में जो क्रांति हुई थी उसके बाद किसका शासन आ गया था, उसके बाद आ गया था महारानी के हाथों में। पहले कौन कर रहा था, ब्रिटिश की एक कंपनी कर रही थी, उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या है, शासन खत्म हो गया था और इंग्लैंड की सरकार का शुरू हो गया था। बी है, यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाएगा और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या जो कम करी जाएगी। देखो ये जो बात है इन्होंने उल्टी बोल दी है कि उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि अब जो भारतीय सिपाहियों ने तो विद्रोह
छेड़ा था ना 1857 में। मेरठ में जो मंगल पांडे जी थे, उनकी जो टुकड़ी थी, उसने सबसे पहले विद्रोह छेड़ा था। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अगर इन जो सिपाही हैं, जो सेनाएं, हम क्या करेंगे, भारतीयों की कम रखेंगे और यूरोपियों की ज्यादा रखेंगे। तो उन्होंने ये चीज डिसाइड की थी। और भारतीयों में भी सबसे कम भर्ती जो 1857 के बाद हुई, वो यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा यही हुई थी, क्योंकि सबसे ज्यादा विद्रोह यही हुआ था। यहाँ के सिपाही एकजुट होकर और अंग्रेजों के खिलाफ धावा बोल दिया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा कि ए सही है और बी गलत है। तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एनसीईआरटी ममताज गुप्ता। प्लीज लाइक भी किया करो, कमेंट भी कराया करो, और आपके जो फ्रेंड्स सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जो कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, उनको प्लीज शेयर भी किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।